अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सर और हाउ टू लर्न चैनल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए कोरलड्रा की क्लास नंबर 13 और इस क्लास में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, सेव एज, सेव और उसके बाद किस तरह से हम फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। अभी तक हमने कोरलड्रा में बेसिक शेप्स को और उसके बाद पेन टूल्स को डिस्कस किया है कि जिनके साथ हम अपने डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अब ज़रूरत पेश आएगी कि हम किस तरह से अपने फाइल्स को सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और अगर हम आगे चल के जो हमारी वीडियोस हैं हम उनमें चीज़ों को इंपोर्ट भी करेंगे। तो इसलिए आज मैंने इस वीडियो को बनाया है ताकि हमें पता हो कि हम किस तरह से किसी भी चीज़ को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोरलड्रा में इसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी फाइल्स को किस फॉर्मेट में किस तरह किस टाइम पे कौन सी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं और जब हमने अपनी फाइल्स को एक्सपोर्ट करना है तो राइट वे क्या है हम अपने फाइल्स को एक्सपोर्ट कर सकें और किस साइज़ में एक्सपोर्ट कर सकें कि उनका जो रिज़ल्ट है वो एक्सपोर्ट होने के बाद ख़राब ना हो। तो सबसे पहले जब हम अपने कोरलड्रा को ओपन करते हैं, मैं कोरलड्रा 2020 यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर इसे ओल्डन वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को कोरलड्रा 2020 ही यूज़ करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा इसमें बस थोड़े से ऑप्शन चेंज होते हैं, लेकिन जो ओवरऑल आपका कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो जो उसका पिछला वर्ज़न होता है उसके साथ सिमिलर ही होता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर नीचे हैं तो नीचे मैं इसको ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। तो यहाँ आपके पास है ओपन डॉक्यूमेंट। तो ओपन डॉक्यूमेंट पर जब भी आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपने पहले से अगर अपनी कोई भी फाइल क्रिएट करके रखी हुई है तो वो कहाँ पे क्रिएट की है। जो आपका डेस्टिनेशन फोल्डर होगा आप वहाँ से उसको ओपन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देखें कि ये हमारे पास PSD फाइल यहाँ पर शो हो रही है, तो अगर मुझे इसी को ओपन करना हो तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओपन कर दूँगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर नीचे हैं तो नीचे आपके पास फाइल नेम्स हैं और यहाँ आपके पास ऑल फॉर्मेट्स हैं। यहाँ पर अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर ऑल फाइल फॉर्मेट सेलेक्टेड हैं। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आप फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर उस फाइल से रिलेटेड आपके पास एक्सटेंशंस मौजूद हैं। अगर तो आप ऑल फाइल्स पर क्लिक रखेंगे तो आपके फ़ोल्डर में जो भी आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट किया है वहाँ पर तमाम फॉर्मेट्स मतलब तमाम एक्सटेंशंस ओपन होंगी। यहाँ पर अभी आप देखें तो इसकी .psd एक्सटेंशन है, तो यहाँ पर ये शो हो रही है ये फ़ाइल। अगर इसके बाद यहाँ पर मैं आऊँ तो यहाँ पर आपके पास दूसरी एक्सटेंशन भी मौजूद है। अगर आपने ऑल फाइल्स पर क्लिक करके रखा होगा तो यहाँ पर जो दूसरी एक्सटेंशन है वो भी शो होंगी, लेकिन अगर आपको किसी ख़ास एक्सटेंशन से रिलेटेड फ़ाइल ओपन करनी है तो फिर आप जस्ट उसी एक्सटेंशन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप किसी ख़ास एक्सटेंशन को खोलना चाह रहे हैं तो फिर आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप PDF कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर अभी डेस्कटॉप पर जाता हूँ। हो सकता है कि मेरे डेस्कटॉप पर कोई PDF फाइल मौजूद हो, तो ये देखें अभी यहाँ पर एक PDF फाइल मौजूद है। अगर मुझे तमाम सिर्फ PDF फाइल्स को ही शो करना है तो मैं यहाँ पर जस्ट PDF को सिलेक्ट कर लूँगा, तो अब मेरे पास दूसरी फाइल्स शो नहीं होंगी, जस्ट PDF को फॉर्मेट की जो फाइल्स हैं वही शो होंगी। और अगर आप यहाँ पर JPEG कर लेंगे, PNG कर लेंगे तो आपके पास जस्ट उसी एक्सटेंशन की फ़ाइल ओपन होगी। और यहाँ आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल मौजूद है। अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल आपके पास मौजूद है तो आप उसको भी इसमें ओपन कर सकते हैं। तो ये था ओपन के बारे में। मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पर अगर फ़ाइल में हैं तो फ़ाइल में भी आपके पास यहाँ पर न्यू मौजूद है और यहाँ आपके पास ओपन मौजूद है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+O है। जब आप Ctrl+O पर क्लिक करेंगे तो सेम आप देखें कि वही डेस्टिनेशन फ़ोल्डर हमारे पास ओपन हो गया है और तमाम सेटिंग सेम की सेम है। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और इसके बाद आपके पास यहाँ पर है ओपन रिसेंट।
آپ نے جو بھی فائل اوپن مطلب ریسنٹلی اوپن کی ہوگی تو وہ آپ کے پاس اس جگہ پر شو ہوگی۔ اصل میں فائل اوپن میں وہ فائلز ہم اوپن کرتے ہیں جن کو ہم آلریڈی ورک جن پر ہم نے کیا ہو۔ اب میں یہاں پر اس کو کریٹ کر لیتا ہوں ایک ریکٹینگل کو، اور اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے فل کر لیتا ہوں۔ اب آپ ایک سپوز کریں کہ آپ کے پاس یہ آپ کا ڈیزائن ہے، میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر رہا ہوں ابھی، اور میں اس A4 کے اوپر ایک کلر کو یہاں پر کریٹ کر لیتا ہوں۔ اب آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس یہ ایک ڈیزائن موجود ہے اور اس پر میں کچھ ٹائپ کر لیتا ہوں، اور اس کا جو کلر ہے میں یہاں سے بلیک کر لیتا ہوں، اور اس کا جو فونٹ ہے میں بولڈ کر لیتا ہوں۔ تو یہ آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس ایک ڈیزائن ہے اور آپ نے اب اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے، تو میں یہاں پر کچھ اور بھی کریٹ کر لیتا ہوں۔ اور اس کا کلر میں یہ کر لیتا ہوں، اور اس کے اوپر سپوز کریں یہ ہمارا ایک ڈیزائن ہے جو کہ ہم نے ڈیزائن کیا ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے، اور مجھے اب اس کو سیو کرنا ہے۔ تو میں اس سارے کو سلیکٹ کروں گا اور یہاں پر فائل میں جاؤں گا، اور یہاں آپ کے پاس ہے سیو پر کلک کروں گا۔ تو جیسے ہی آپ سیو پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس کو کہاں پر سیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں اب یہاں پر ڈیسک ٹاپ پر کلک کر دیتا ہوں، یہاں پر ہمارے پاس ہے نیو فولڈر 2، تو میں اس کو سلیکٹ کر لوں گا، اور یہاں پر میں ایک نیا فولڈر کریٹ کر لیتا ہوں، کورل، ٹھیک ہے، اور کورل فائلز، اور اس کو میں یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ کی جو بھی فائل کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے اس فائل کا نام رکھیں گے۔ تو میں یہاں پر اس کا جو نام ہے ہاؤ ٹو لرن 1 کر لیتا ہوں۔ اب آپ یہاں پر آئیں تو آپ کے پاس سیو ایز اے ٹائپ موجود ہے، تو میں اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تمام ایکسٹینشن موجود ہیں۔ اب آپ اس کو کس فارمیٹ میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ CDR میں سیو کریں گے۔ CDR جو فائل ہے وہ کورل ڈرا کی ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے، جس طرح اڈوبی ایلسٹریٹر کی AI فائل ہوتی ہے، EPS فائل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو فوٹوشاپ کی PSD فائل ہوتی ہے، اسی طرح کورل ڈرا کی جو ایکسٹینشن فائل ہوتی ہے وہ CDR فائل ہوتی ہے۔ تو آپ اس کو CDR میں اگر سیو کریں گے تو پھر اگر آپ فیوچر میں بھی اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں کوئی ایڈیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کو CDR میں ہی یہاں پر سیو کر رہا ہوں۔ یہاں پر اگر آپ نیچے ہیں تو آپ کے پاس سلیکٹ اونلی ہے، اس کے بعد امبیڈ ہے، اور یہاں پر آپ کے پاس ورژن دیا گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر امپورٹنٹ ہے، یہاں پر آپ کو جو ورژن نظر آ رہا ہے اس میں چیز پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ابھی آپ دیکھیں تو میں یہاں پر کورل ڈرا 2020 یوز کر رہا ہوں۔ اب اگر میں یہ فائل اگر میں اس کو سیو کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ بھی چینج نہیں کرتا تو اس کو میں جسٹ یہاں پر سیو پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ میری فائل یہاں پر سیو ہو جائے گی۔ اب اگر ایسا ہو کہ مجھے اسی فائل کو کورل ڈرا 6 میں X6 میں اوپن کرنا ہو تو یہ فائل اس میں اوپن نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا پاس ہائر ورژن ہے، اور کوئی بھی فائل ہائر ورژن والی جو فائل ہوتی ہے وہ کبھی بھی لوور ورژن میں اوپن نہیں ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے جب ایکسل اور ورڈ کی ویڈیوز بنا رہے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم سیو کرتے تھے تو ہم اگر اس کو اول ورژن میں اوپن کرنا چاہ رہے تھے تو ہم 2003 میں یا 7 میں اس کو سیو ایز کرتے تھے۔ اسی طرح یہاں پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس اس کی تمام جو پچھلے ورژن ہیں یہاں پر اویلیبل ہے۔ آپ کے پاس کورل ڈرا 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، اور اس کے بعد کورل ڈرا 17، 18، 19 اور 20 تک تمام ورژن موجود ہیں، اور یہاں پر 18 بھی۔ اگر آپ کے پاس کورل ڈرا 11 ہے تو یہاں سے یا آپ 11 میں فائل کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی کو اپنے کسی دوست کے ساتھ فائل شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے پاس کورل ڈرا 11 ہے تو آپ اس کو 11 پر کلک کریں گے اور اس کو سیو کر دیں گے۔ تو اب اگر آپ اس فائل کو جو بھی آپ نے سیو کی ہوگی کورل ڈرا 11 میں اوپن کریں گے، ایون کہ آپ کورل ڈرا 11 کے بعد جو بھی ورژن ہو
X6 हो, X7 हो, X8 हो, आप उस फाइल को उसमें भी ओपन कर सकते हैं। आप किसी भी लोअर वर्जन की जो फाइल है उसको हायर वर्जन में ओपन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी हायर वर्जन वाली फाइल को किसी भी लोअर वर्जन में ओपन नहीं कर सकते जब तक आप उसकी यहाँ पर सेटिंग नहीं करेंगे। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। और इसके बाद यहाँ आपके पास है सिलेक्टेड ओनली। अब आप यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं दोबारा से यहाँ पर जाता हूँ और इसी की मैं एक डुप्लीकेट यहाँ पर कॉपी ले लेता हूँ और इसका जो कलर है मैं यहाँ से ऑरेंज कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इसको यहाँ पर सेव करता हूँ और मैं जस्ट इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं कंट्रोल सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेव का आपको पता चल गया। अब मैं सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेव एज पे जब क्लिक करूँगा तो ये नई फाइल के नाम से सेव होगी। तो मैं सेव एज करता हूँ। तो यहाँ आपके पास अभी हाउ टू लर्न हमने 1 को सेव किया था, तो इसको मैं यहाँ पर हाउ टू लर्न 2 सेव कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्टेड ओनली मौजूद है। सिलेक्टेड ओनली का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके कैनवस पर जो भी फाइल मौजूद होगी, अगर आपने उसको सिलेक्ट किया है, मुझे जस्ट इसी फाइल को एक्सपोर्ट करना है, मुझे इसको एक्सपोर्ट मतलब सेव नहीं करना, तो मैं सिलेक्टेड ओनली पर क्लिक कर दूंगा, इसको चेक लगा दूंगा और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। अब हमने जो दूसरी फाइल सेव की है हमने सिलेक्टेड पर क्लिक करके की है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, सेव एज पर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पर कोरल ड्रा हाउ टू लर्न 3 सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास ये मैंने 3 तरह से ये फाइल सेव की है और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज। तो मैंने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर ओपन रिसेंट पर। अगर आप देखें तो आपके पास वो फाइल जो हमने ओपन की थी या यूज़ की थी वो अब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ओपन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हाउ टू लर्न 1 पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास फाइल ओपन हो गई है। ये जो पहली फाइल थी वो ओपन हुई है। अब मैं दूसरी फाइल पर ओपन करूँगा जिस पर हमने सिलेक्टेड को यूज़ किया था, ओपन करूँगा। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो फाइल यहाँ पर मौजूद थी वो मौजूद नहीं है, जस्ट जो फाइल हमने सिलेक्ट की थी वही आपने सेव की। और अब मैं तीसरी फाइल को ओपन कर रहा हूँ। इसमें हमने सिलेक्टेड को यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पर जितनी फाइल्स आपके कैनवस में होंगी, आपके आर्टबोर्ड में होंगी, वो सब की सब सेव हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से फाइल को ओपन करना है, सेव एज करना है और सेव करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपोर्ट का। जब भी आप फाइल को JPEG वगैरह में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, जब आपने अपना डिज़ाइन रेडी कर लिया है, तो अब आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं अपने कस्टमर को, या आप उसको प्रिंटिंग फॉर्म में लेके आना चाह रहे हैं, तो उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास एक इंपोर्ट भी है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसमें किसी इमेज को इंपोर्ट करना हो तो सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा, आपके पास यहाँ पर इंपोर्ट मौजूद है। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+I है और इसको हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि हम किसी भी फाइल को यहाँ पर हमारे पास ये इंपोर्ट मौजूद है, तो Ctrl+I इसकी शॉर्टकट की है। आप इसको यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप डायरेक्ट इमेज को भी इसमें ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं, तो मैं इसमें से किसी भी इमेज को यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हमने एक सिंपल सा इमेज यहाँ पर ड्रैग कर लिया है। रीसाइज आपको करने का ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। और मैं दोबारा से आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से इस फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि जो उसका एग्जैक्ट साइज था उसी में यहाँ पर आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं जाऊँगा यहाँ पर फाइल में और इसको मैं यहाँ पर करूँगा इंपोर्ट, या मैं जस्ट अपने कीबोर्ड से Ctrl+I प्रेस करूँगा तो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप पर हमारे पास न्यू फोल्डर 2 मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास फ़ोटोज़। तो इस फाइल को मैं यहाँ पर ओपन करना चाह रहा हूँ, इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब आप देखें कि आपके पास एक आपको आइकन बना नज़र आ रहा है। अब इस आइकन का क्या मतलब है कि
अब आप अपनी पिक्चर को अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो जहाँ तक आपको इसका साइज़ चाहिए हो, जितना आपको साइज़ चाहिए हो, आप इसको ड्रैग करते जाएं और अब आप इसको छोड़ें तो ये देखें कि आपकी इमेज का जो साइज़ है वो अब आपके पास बढ़ाया है। अगर मैं दोबारा से कंट्रोल आई करूँ और इसको मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँ तो मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो जो आपकी पिक्चर का ओरिजिनल साइज़ होगा वही आपके पास आएगा। आपने यहाँ पर अब ड्रैग नहीं किया। तो दोबारा से कंट्रोल आई करता हूँ और इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसको अब यहाँ से मैं ड्रैग कर रहा हूँ इस तरह से। और अभी हम इसकी अलाइनमेंट अगर इसको सेट करना चाह रहे हैं तो अलाइनमेंट भी हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। कंट्रोल जी करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, बैकग्राउंड को सी करूँगा तो ये देखें अब आपके पास ये बिल्कुल अलाइन है। इसी तरह इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, सी प्रेस करूँगा, इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद येलो को और सी प्रेस कर दिया, सी, और इसका आप कलर यहाँ से चेंज कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपोर्ट था कि हम किस तरह से किसी भी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट किस तरह से करेंगे, मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब मुझे एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है और इसके अलावा फाइल में जाएं और यहाँ आपके पास है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है, मैं इसको यहाँ पर एक नया फोल्डर जो आपने क्रिएट किया था डेस्कटॉप, ये फोल्डर 2 और यहाँ पर कोरल। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट यहाँ पर आप देखें कि आपके पास तमाम एक्सटेंशन मौजूद है। अब आपने एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में इसको करना है तो यहाँ पर वही फॉर्मेट मौजूद है। सबसे ऊपर आपके पास पीडीएफ है। पीडीएफ में अगर आप कोई भी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप पीडीएफ में करेंगे। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर एआई है, फिर आपके पास यहाँ पर कोरल फोटो पॉइंट की एक्सटेंशन है। जेपीग आप जेपैग में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप प्रिंट के लिए फाइल को सेंड करना चाह रहे हैं तो आप जेपैग में करेंगे। वेब के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं कोई भी चीज़ को एक्सपोर्ट, तो आप पीएनजी करेंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको 1 बाय 1 इनको बताने लग गया कि आप एक्सटेंशन का यूज़ किस तरह से करेंगे, इसका किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए आपके पास मुझे 1 घंटे की वीडियो बनाना पड़ेगी। तो ये आप जब आप कोरल में एक्सपर्ट हो जाएंगे या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका वैसे ही माइंड चल रहा होता है कि ये फ़ाइल इस पर्पज़ के लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पर अभी आप जस्ट समझ लें कि आपको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है या जेपैग में। तो मैं इसको यहाँ पर जेपैग में एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा जेपैग पर, और अब मुझे यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम देना है तो मैं हाउ टू लर्न 3 ही रहने देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखें जैसे मैंने इसको जेपैग पर कन्वर्ट किया क्लिक किया है तो यहाँ पर आपके पास इसकी जो एक्सटेंशन है वो भी चेंज हो गई है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर पीडीएफ पर कर दूँगा तो यहाँ पर भी आपकी जो एक्सटेंशन है वो चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको जेपैग पे कर रहा हूँ। अब मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूँगा। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास दोबारा से एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अब आप अपना फाइल्स का प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ बताना आपको मैं चाह रहा था कि अगर अभी आप देखें तो आपके पास यहाँ पर 2 फाइल्स शो हो रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट इसी फाइल को एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाह रहा। तो इसको मैं कैसे करूँगा, मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो अब आप यहाँ पर देखें तो आपके पास सेम वही ऑप्शन मौजूद है, सिलेक्टेड ओनली। तो अगर मुझे जस्ट इसी को एक्सपोर्ट करना है तो मैं सिलेक्टेड ओनली पर यहाँ पर चेक लगा दूंगा और अब मैं इसको एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो अब आप प्रीव्यू में देखेंगे कि आपके पास जो हमने सेलेक्ट किया था इमेज वही यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ से आप इसको अगर प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं 2 विंडोज़ में, 3 विंडोज़ में या 4 विंडोज़ में देखना चाह रहे हैं सॉरी, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आपके पास ओरिजिनल फाइल है और यहाँ पर आपके पास एक्सपोर्ट होने के बाद उसकी क्वालिटी है तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, अब आप यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास सेटिंग्स में सबसे पहले कलर मोड मौजूद है। अब आप इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं ये मैटर करेगा।
अगर तो आप इसको डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका फेसबुक आ जाता है, डिजिटल मीडिया जो भी आप कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं, वेबसाइट रिलेटेड होता है, ये आपका डिजिटल मीडिया कहलाता है या वीडियो से रिलेटेड होता है। और अगर आप इसको प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको CMYK में यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने हमेशा ख्याल में रखनी है कि आप अगर RGB पर क्लिक करेंगे तो ये डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होगा, और अगर आप इसको प्रिंटिंग मीडिया के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आपने इसको हमेशा CMYK पे ही रखना है। और यहाँ आपके पास ग्रे स्केल है, ग्रे स्केल पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये इसको ब्लैक एंड वाइट में कर देगा, तो ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसको RGB में करता हूँ तो यहाँ पर अब आपको जो प्रीव्यू नज़र आ रहा है वो RGB में है, और अगर मैं CMYK में करूँगा तो ये आपको जो प्रीव्यू है अब CMYK में करेगा। CMYK इसका जो एब्रीविएशन है वो है सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। जो आप प्रिंटर्स यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए तो उनमें ये 4 कलर यूज़ होते हैं, जो कि प्रिंटिंग जो 4 कलर यूज़ होते हैं वो इंक होती हैं जो जिनके कम्बिनेशन से आपकी कोई भी जो चीज़ है वो प्रिंट होती है। और अगर आप RGB पर क्लिक करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये डिजिटल मीडिया के लिए यूज़ होता है। जो आपकी पिक्चर ट्यूब होती है वो 3 कलर्स के कम्बिनेशन से बनती है, रेड, ग्रीन, ब्लू। जो भी LCD वगैरह पर कलर्स वगैरह यूज़ होते हैं वो इन्हीं 3 कलर्स के कम्बिनेशन से बनते हैं। तो मैं यहाँ पर CMYK कर रहा हूँ। अच्छा, अब आप यहाँ पर नीचे हैं तो आपके पास यहाँ पर क्वालिटी मौजूद है। आप कौन सी क्वालिटी यूज़ करना चाह रहे हैं, हाईएस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास बिल्कुल 100% हो जाएगा। और हाईएस्ट पर करने से अब अगर आप इसको जूम भी करते हैं तो इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये आप यहाँ पर आपको ऑलरेडी पता है कि जितनी ज़्यादा आप इसको हाईएस्ट रखेंगे उतने ज़्यादा आपके जो इमेज की रेजोल्यूशन है वो बेहतर होगी। यहाँ आपके पास सब फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ आपके पास एडवांस है, एंटी एलियास आपको ऑलरेडी मौजूद है जो कि हमने कोरोडा में डिस्कस किया था। एंटी एलियास क्या है, अगर आप इसको चेक लगा देते हैं कि आपके एंटी एलियास शो नहीं होंगे। एंटी एलियास आपको मैं फोटोशॉप में बता चुका हूँ, मैं उसकी वीडियो ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा कि एंटी एलियास होते क्या हैं। तो एंटी एलियास जो कि जैसा कि आपने पुरानी गेम्स देखी होंगी कि उनमें जो सेगा की गेम्स थी उसमें जो कार्टून वगैरह होते थे उनमें एक पिक्सल ख़त्म होता था फिर दूसरा पिक्सल शुरू हो जाता था, तो वो इस तरह से काम करते थे। लेकिन अगर आप एंटी एलियास पर क्लिक कर देंगे तो वो उसको बिल्कुल स्मूथ कर देगा। तो यही वजह है कि आप एंटी एलियास को यहाँ पर क्लिक रखेंगे ताकि आपके जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो। अच्छा, इसके बाद आपके पास है एम्बेड कलर प्रोफाइल, आप इसको ऐसे ही रहने दें। ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो इमेज है जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाह रहे हैं, अपनी वेब के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, जो लोग वेब से रिलेटेड काम करते हैं उनको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि आपका जो इमेज जब आप वेब के लिए यूज़ करते हैं तो वो मस्ट ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए, ताकि जब आप उसको उस पर यूज़ करें तो उसमें कोई भी एरर ना आए, क्योंकि गूगल हमेशा ऑप्टिमाइज इमेजेस को ही रैंक करता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ लें। अब आपके पास यहाँ पर है सबसे पहले यूनिट्स। अब आप अपने इस जो आपका इमेज है इसको एक्सपोर्ट किस यूनिट में करना चाह रहे हैं, मिलीमीटर्स में करना चाह रहे हैं, पॉइंट्स में करना चाह रहे हैं या पिक्सल में करना चाह रहे हैं। वैसे तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कौन से यूनिट में काम करना है, लेकिन फिर भी आप यहाँ से भी इन यूनिट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पर विड्थ और हाइट है, आप इसके विड्थ और हाइट कितनी करना चाह रहे हैं। तो सम कंडीशन में ऐसा होता है कि जब आपके पास यहाँ पर आपका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, मतलब कि आपने 200 cm की कोई फाइल बनाई है, कोई डिज़ाइन बनाया है जिसको फ्लेक्स वगैरह कहते हैं, तो उस सूरत में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो तब आप यहाँ पर उस ही साइज़ को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपकी रेजोल्यूशन से मैच करता होगा, क्योंकि जब आप 200 cm की फ़ाइल को एक्सपोर्ट करेंगे मुमकिन है कि यहाँ पर आपको इसकी जो रेजोल्यूशन है वो कम करनी पड़े, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन में तब आपकी वो फ़ाइल कभी भी एक्सपोर्ट नहीं होगी। अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाई है तो फिर आप इसको कर लेंगे, लेकिन कुछ कंडीशन में आपको इसको कम करना पड़ता है और इसको आपको 100% करना पड़ता है। आपने हमेशा ये चीज़ ख्याल में रखनी है कि ये आपकी जो दोनों चीज़ें हैं ये 100% होनी चाहिए। अगर ये 100% नहीं होगी तो आपके इस साइज़ में फ़र्क आ जाएगा और जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो आपकी प्रिंटिंग में भी फ़र्क आएगा।
تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو ہمیشہ 100% ہی رکھنا ہے، اور یہاں پر آپ اس کی ریزولیشن کو سلیکٹ کریں گے۔ آپ اس کو یہاں پر 300 تک آپ کو ریزولیشن دی گئی ہے، آپ اس کو 900 یا 1000 تک، مجھے اس کا کنفرم نہیں پتا، تو آپ اس کو 600 900 تک یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے پاس مینٹین سائز ہے، تو اگر آپ مینٹین سائز کو کلک کر دیں گے تو یہ آپ کو جو سائز ہے اس کو بھی مینٹین رکھے گا۔ یہ آپ کے پاس مینٹین ایکسپیکٹ ریشو ہے، اگر آپ یہاں پر نیچے چینج کرتے ہیں، اوپر چینج کرتے ہیں، تو وہ سیم ریشو کے ساتھ اس کو چینج کریں گا، اور اس کے بعد آپ اس کو یہاں پر اوکے کر دیں گے۔ اچھا، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے آؤٹ پٹ ہے، یہ آپ کا اوریجنل فائل ہے، آپ کی اوریجنل فائل آپ کے پاس یہاں پر 2.3 MB کی فائل ہے، جبکہ ایکسپورٹ ہونے کے بعد یہ 6.19 MB کی ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو یہاں پر ہائیسٹ پر رکھا ہوا ہے۔ اگر اس کو میں یہاں پر لو پر کر دوں گا، لو پر کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جو یہاں پر سائز ہے، امیج کا سائز، وہ یہاں پر کم ہو گیا ہے۔ اور اگر میں اس کو آپٹیمائز کر دوں گا تو آپٹیمائز کرنے کے نتیجے میں بھی اس کا جو فائل ہے، جب آپ اس کو RGB میں کریں گے تو یہ تھوڑا سا ریڈیوس ہوگا۔ تو اب آپ اس کو یہاں پر ایکسپورٹ کر دیں تو آپ کی جو فائل ہے وہ ایکسپورٹ ہو گئی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کہ کس طرح سے ہم فائل کو اوپن کر سکتے ہیں، سیو ایز، اور اس کے بعد امپورٹ اور ایکسپورٹ کو کس طرح سے یوز کریں گے۔ آپ اس پر مزید پریکٹس کریے گا اور دیکھیے گا کہ آپ اپنے ڈیزائن کو کس طرح سے امپورٹ، ایکسپورٹ، سیو اور سیو ایز اور اوپن ریسنٹ کو یوز کریں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا، شیئر کریے گا، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ جب آپ کومنٹ کرتے ہیں تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کے لیے جو بھی کام کرتا ہوں اور لگن کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔